ससुराल में शुरू के 7 दिन खुशी से बीत गए। उसके बाद हमारी परंपरा के अनुसार हमारे घर से हम दोनों को बुलावा आया। घर पर हमारा खूब स्वागत हुआ और दूसरे दिन अभिजीत को बॉम्बे लौटना था, इसलिए मैं उसका सूटकेस सजा रही थी। इतने में मेरे हाथ एक लिफाफा लग गया। मैं लिफाफा खोलकर तस्वीरें देख रही थी। अभिजीत के कुछ फोटोग्राफ के साथ एक लड़की की भी तस्वीर थी। मेरे मन में शंका हुई, कहीं ये लड़की अभिजीत की प्रेमिका तो नहीं? ये क्या देख रही हो? किस लड़की की तस्वीरें हैं ये? कौन है ये? ये सुमन मेरे साथ पढ़ती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये लड़की सिर्फ आपकी दोस्त है या कुछ और? असीमा, तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों का छोटा दिमाग होता है। तुम क्या जानो बड़े शहरों में रहने वालों का अंदाज क्या होता है? मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ ये तो आपको शादी से पहले ही मालूम था। बंबई में रहने वाली लड़कियों का अंदाज भले ही आपको पसंद हो, लेकिन मुझे अपने गांव का संस्कार पसंद है। ठीक है ठीक है, मुझे उपदेश दोगी या सूटकेस सजाओगी? सजाती हूँ। अभिजीत, अभिजीत। जी जीजा जी। जीजा जी प्रणाम। क्या बात है अभिजीत, बॉम्बे के हवा पानी का बड़ा असर हो गया तुम पर? छोटे बड़े ऊंच नीच का तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा? तुम किससे कब क्या बात करते हो? होश में तो हो तुम? क्या हुआ? अब नाराज लगते हैं? क्या किया इसने? चौधरी रतिकांत पटनायक जी, यानी मेरे बड़े मामा जी, जिनके सामने इतने बड़े इलाके के लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उन्हें यानी अपने ससुर जी को गलत जवाब देकर उनके मुंह पर तमाचा मार दिया इसने, और आप पूछती हैं क्या किया? क्यों रे अभिजीत, तेरे बड़े जीजा जी क्या कह रहे हैं? अरे बेशरम, तू ये कैसे भूल गया? तेरे बाबूजी के स्वर्गवास के बाद हम लोग भीख मांगने के लायक भी नहीं रह गए थे। तब तुम तीनों छोटे थे। उस दिन से आज तक रतिकांत बाबू अपने वचन पर अटल रहे। तुम तीनों की पढ़ाई लिखाई पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। तेरी दोनों बहनों की शादी भी कराई। तुझे बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए बंबई तक भेज दिया। लेकिन तुझे इन बातों का एहसास क्यों नहीं रहा? माँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, बेवजह दोषी ठहरा रहे हैं। मैं शुरू से ही मना कर रहा था, पहले मेरी पढ़ाई पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे ससुर जी के डर से आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती बुलवाकर मेरी शादी करवा दी। मैं चलता हूँ। जब वो जा रहा था मैंने उसे प्रणाम किया। वो मेरी उपेक्षा करके मेरी ओर देखे बिना ही चला गया। मेरे दिल को आघात पहुंचा, मैं रो पड़ी। अभिजीत ने मेरे साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार क्यों किया? इसमें मेरा दोष क्या है? अभिजीत तो बेरुखी करके चला गया। मैं उसकी पत्नी थी तो उसे कैसे भूल जाती? मैं चिट्ठी लिखूंगी। दिन बीतते चले गए। उसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा मैं रोज करती रही, लेकिन एक भी चिट्ठी नहीं आई। और एक दिन, चाची, ओ चाची, आपकी चिट्ठी आई है। ये लीजिए चिट्ठी। चिट्ठी मेरे नाम से नहीं, माँ जी के नाम से आई थी। अभिजीत ने लिखा था, असीमा से कह दो वो बार बार चिट्ठी लिखकर मुझे परेशान ना करे। अगर उसका मन हमारे घर में नहीं लगता तो वो अपने बाप के घर चली जाए और वहीं रहे।
फिर मैंने सोचा कि यहाँ इस तरह अकेली पड़ी रहने से तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों ना मैं अपने मायके चली जाऊं। अपने मायके में तो मैं लौट आई थी। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस सच का किसी को आभास तक नहीं था कि अभिजीत के बुरे व्यवहार से मैं अंदर से कितनी दुखी थी। इसी दौरान मुझे ये पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अभिजीत को भी मैंने चिट्ठी लिखकर ये बात बता दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, फिर बाबूजी ने आने के लिए चिट्ठी लिखी। वो तो नहीं आया, लेकिन मेरे लिए भेज दिया डाइवोर्स पेपर्स। चौधरी रतिकांत पटनायक की परिभाषा वो जानता नहीं। शायद उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। उस गद्दार को हमारा पराक्रम अब समझ में आएगा। निशिकांत। जी भैया जी। उस बेईमान को घसीट कर यहां ले आइए। पूरे गांव वालों के सामने हम उसे सजा देंगे। हम। बाबूजी, आप चाहे उसे जान से मार दीजिए या जेल की चार दीवारी में सड़ा दीजिए। अब इसका कोई अर्थ नहीं रहा मेरे लिए। रही बात उससे मेरे संबंध की, तो ना ही शादी से पहले वो मुझसे प्रेम करता था और ना ही शादी के बाद। तभी तो उसने मुझे तलाक दे दिया। जैसे एक दिन विवाह मंडप में जिन 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी रखकर मैंने उसे अपना पति स्वीकार किया था और मांग में सिंदूर भरा था, वैसे ही आज उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को फिर साक्षी मानकर मैं उसके स्वामित्व को अस्वीकार करती हूँ और अपनी मांग से ये सिंदूर मिटाती हूँ। बेटी, ये तूने क्या कर दिया? माथे से सिंदूर पोंछ दिया। हाँ माँ, उसे जो करना था उसने कर दिया। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। और ये भी सुन लीजिए आप लोग, मेरे गर्भ में जो संतान पल रही है उसके पितृत्व होने से भी मैं उसे अस्वीकार करती हूँ। बाबूजी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे जीवन के इस काले अध्याय को हमेशा के लिए भूल जाइए। हाँ बाबूजी, मैं एक नया जीवन आरंभ करना चाहती हूँ। मैं आप सबके सामने शपथ लेती हूँ कि मैं भी पढ़ लिखकर समाज में अपनी पहचान बनाऊंगी और इस आने वाली संतान को इतनी शिक्षा दूंगी कि वो एक कामयाब इंसान बने। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बिटिया। भगवान तुम्हें सफलता दे। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। मैंने अपनी जीवन धारा बदल दी। गुड़िया परिवार वालों की गोद में बड़ी होती रही और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद मैंने पीएचडी किया और आनंदपुर कॉलेज में मुझे लेक्चरर की नौकरी मिल गई। शायद मैं उस कॉलेज में और कुछ वर्षों तक रह सकती थी, लेकिन एक अप्रिय घटना घट गई। हमारे मकान मालिक डॉक्टर शुभेंदु मिश्रा के साथ अभिजीत बॉम्बे से आया था और उसने दुर्भाग्य से मुझे देख लिया। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। बाद में मैं उस कॉलेज से ट्रांसफर कराकर यहाँ आ गई। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ? असीमा, तुमने इतना दर्द अपने दामन में समेट रखा था। तुम्हारा जीवन तो पीड़ा की एक लंबी यात्रा है। अरे अलका जी, डॉक्टर ईश्वर कहाँ गए? सवेरे फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी। सॉरी भैया।
असीमा के इतने करीब होने के बावजूद भी मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि वो अंदर से इतनी दुखी है। लेकिन जब से मैंने आपके प्रति उसका आकर्षण देखा, तब से मैं आपके सामने उसकी शादी का प्रस्ताव रखने लगी। मुझे क्या मालूम था कि उसकी इतनी बड़ी बच्ची है और वो एक डाइवोर्सी है। तो क्या हुआ? दोष असीमा का नहीं, ये तुम भी जानती हो। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारी बातें जानकर भी उसे नजरअंदाज करें। थैंक यू भैया, मैं जानती हूँ आप असीमा को बहुत प्यार करते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम डॉक्टर दीदी जी। क्या बात है दिवाकर? दीदी जी को बहुत बुखार है, कुछ नहीं खाती हैं, खाली रोती रहती हैं। हम तो घबरा गए, आप लोग भी नहीं आए तो हम क्या करें, हमको छुप के आना पड़ा। दीदी जी को हमारा नाम मत बताइएगा। डॉक्टर साहब आप आइए, हम जा रहे हैं।